नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। इस वीडियो में 5 मई 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और तमाम जानकारी यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक दी जाएगी। अगर आप बिहार में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, तो निश्चित तौर पर इस सीरीज को आप रेगुलर फॉलो कीजिएगा। आपको भरपूर फायदा यहाँ से मिलेगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसे देख लेते हैं। ये प्रश्न था कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम निम्नलिखित में से क्या है? देखिए, रिसेंटली अभी आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा लॉन्च किया गया है। हालांकि अगर बात करें ये किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो सीमेज समूह के द्वारा। ये बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसका नाम है सुमेध। इसको लेकर जानकारी हमने पिछले वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक दिया था। अच्छा, एक ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया बहुत ज्यादा खबरों में रही थी। अक्टूबर 2017 में सोफिया को सऊदी अरब की नागरिकता प्रदान की गई थी। ये तमाम बातें आपको बतलाया था हमने। ठीक है, तो क्लासेस को पूरा देखिए और एकदम से विस्तृत तौर पर जो बातें आपको बतलाई जाती हैं वो सभी को नोट जरूर कीजिए। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा और एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो अब यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने में भारत में अव्वल है? देखिए, नवीनतम रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के आधार पर अगर हम बात करें सबसे अव्वल राज्य की, तो इसमें बिहार सबसे आगे है स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन के मामले में। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आइए संबंधित तथ्यों की बात करें तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में बिहार पूरे भारत में अव्वल रहा है। नवीनतम रिपोर्ट की बात करें, जो नया रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट के आधार पर 32 लाख से अधिक जो प्रीपेड मीटर है वो इंस्टॉल किए जा चुके हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ बातें आपको समझना है कि इस समय बिहार जो है ये दुनिया का एक लौता ऐसा क्षेत्र है, एक लौता ऐसा राज्य है जहां गांव-गांव में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। दरअसल इसका उद्देश्य क्या है? दरअसल इसके उद्देश्य की हम बात करें तो बिजली चोरी रोकना, बिल भुगतान, मीटर रीडिंग और अन्य तकनीकी जो खराबी है या फिर जो अन्य तकनीकी खामियां है उसे दूर करना है। इसी उद्देश्य को लेकर अभी इस तरह का पहल किया जा रहा है और राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का जो काम है वो पूरा किया जाएगा 100%। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बिहार में जो बिजली चोरी हो रही थी, कहीं ना कहीं एक ये भी परिणाम है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। देखिए, आपको बता दूं कि बिहार में अगर हम बात करें बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की, तो इसका गठन हुआ था वर्ष 1958 में और स्थापना जब हुई थी इसके बाद से अब तक कहीं कभी भी ये बिहार राज्य विद्युत बोर्ड प्रॉफिट में नहीं गया था। और यही परिणाम है, जब से ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है तो ये कंपनियां जो है खास करके मुनाफे में गई। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाया, यहाँ पर इस वाले पॉइंट को देखिएगा कि जब 1958 में ये स्थापित हुआ, लेकिन उसके बाद 2012 में 1 नवंबर को इस बोर्ड को भंग कर कर 5 कंपनियां गठित की गई थी। तो इसका मुख्य उद्देश्य एक ही था कि वित्तीय घाटे को कम करना, क्योंकि घाटा बहुत इसमें हो रहा था। देखिए, बिहार में लग रहे स्मार्ट बिजली मीटर या फिर स्मार्ट प्रीपेड मीटर का ही परिणाम है कि स्थापना के 65 वर्षों के इतिहास में पहली बार बिहार की बिजली कंपनी मुनाफे में गई है। और मुनाफा की बात करें तो 200 करोड़ से अधिक की मुनाफा हुई है। एक वीडियो में इसको लेकर चीजें हमने आपके साथ साझा किया था कुछ समय पहले। आई होप कि आपको ये तमाम बातें याद होगी। पिछली बार जब इस तरह का रिपोर्ट आया था तभी हमने इसकी चर्चा किया था। फिलहाल यहाँ से इन सब बातों को ध्यान आपको रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे अगले दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि इस वर्ष 2024 में 18वां लोकसभा चुनाव हो रही है, जो कि 7 चरणों में होगी। बताएं कि किस राज्य में चुनाव 7 चरणों में होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को आप वीवीआई प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। देखिए, पूरे भारत की बात करें तो जो लोकसभा चुनाव हो रहा है ये 7 चरणों में आयोजित होना है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि कौन ऐसा राज्य है जहां पर ये चुनाव, लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होना है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें जो करेक्ट आंसर यह है विकल्प नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर 7 चरणों का चुनाव किसी ना किसी क्षेत्र में होगा। ये यहाँ पर ध्यान रखिए, 7 चरणों में यहाँ पर चुनाव होना है। देखिए, यहाँ पर इसको समझिएगा, कई चीजें यहाँ से निकल कर आती है, जैसे कि 18वां लोकसभा चुनाव 2024 का जो आयोजन है
ये 7 चरणों में होना है। पहला चरण जो शुरू हुआ ये 19 अप्रैल को, अंतिम चरण 1 जून 2024 को और चुनाव का परिणाम आएगा 4 जून 2024 को। और अगर हम बात करें तो सिर्फ 3 ऐसे राज्य हैं जहां सातों चरणों में चुनाव होने हैं। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। चलिए आगे हम बात करें इन तीनों राज्यों में लोकसभा सीटों की, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 80 सीटें हैं, बिहार में 40 और पश्चिम बंगाल में 42। तो लोकसभा सीटों को लेकर भी जानकारी जो हमने यहाँ पर आपको बताया है ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या की बात करें तो ये अधिकतम 550 हो सकती है। वर्तमान में सदन में जो सदस्य हैं लोकसभा के 543 हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, लोकसभा की जब भी बात होती है तो हमने जानकारी आपको दिया है भारतीय संसद के 3 प्रमुख अंगों के बारे में। एक तो होता है राष्ट्रपति, उसके अतिरिक्त जो 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। और लोकसभा जो होता है ये निम्न सदन होता है। ये यहाँ पर हमने लिखा है कि लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन और राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन होता है। और राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है। हालांकि इसमें प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पे इसमें सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और निश्चित तौर पर ये चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए है। चलिए, अच्छा, चुनाव की बात हो रही है तो चुनाव आयोग द्वारा रिसेंटली कई एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि नो योर कैंडिडेट, सक्षम और भी कई एप्लीकेशन हैं जो कि लॉन्च हुए हैं। समय समय पर हमने आपको ये तमाम बातें बतलाई हैं। फिलहाल यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, जो चुनाव की हम बात कर रहे हैं तो बिहार के संदर्भ में देखें तो चरण 1 का जो चुनाव है ये 19 अप्रैल 2024 को आयोजित हुआ। चरण 2 वाला 26 अप्रैल को और चरण 3 जो आयोजित होना है ये 7 मई को। तो ये 7 चरणों में बिहार में चुनाव होगा, जैसा कि आप यहाँ पर इस तस्वीर के भी माध्यम से देख सकते हैं। केवल 3 ही राज्य हैं, एक तो बिहार, एक उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इन तीनों राज्यों में चुनाव जो है ये 7 चरणों में आयोजित होना है। चलिए अगला तीसरा प्रश्न है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 7वीं संयुक्त रक्षा सहयोग की बैठक 3 मई 2024 को कहां आयोजित की गई है? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है ये अभी हाल ही में जो दोनों देशों के बीच जो रक्षा सहयोग समिति की बैठक आयोजित हुई 3 मई को, ये राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुई। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले ये ध्यान रखें, इंडोनेशिया के रक्षा महासचिव डोनी एमरवान टोफेंटो हाल ही में 3 से 4 मई 2024 तक भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर थे। ये एक आधिकारिक यात्रा थी और इसी दौरान आपको ध्यान रखना है 4 मई 2024 को भारत और इंडोनेशिया के बीच ये 7वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक यहाँ पर नई दिल्ली में आयोजित हुई है। और इस बैठक की बात करें तो इस बैठक की सह अध्यक्षता रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और साथ साथ इंडोनेशिया के रक्षा सचिव एयर मार्शल डोनी एमरवान टोफेंटो जो कि सेवानिवृत्त हैं, इनके द्वारा किया गया। ये यहाँ पर आपको समझना है, ये अभी हाल ही में 7वीं बैठक हुई है। और हालांकि यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो दोनों देशों के मध्य 2001 में रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे देखिए इंडोनेशिया की बात हुई है तो इंडोनेशिया को लेकर कुछ जानकारी मैं आपको बता दूं। यहाँ से आपके बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, पिछले साल 2023 में G20 की जो कमान थी वो भारत को इंडोनेशिया से ही मिली थी। दरअसल इंडोनेशिया के बाली में जो 17वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को इसकी कमान सौंपी थी। और 2023 में भारत के पास G20 की कमान थी। तो यहाँ पर उसी चीज को हमने लिखा है कि भारत की अध्यक्षता में 9 से 10 सितंबर 2023 को 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में, जो आप यहाँ पर भारत मंडपम देख रहे हैं, यहीं पर ये 18वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इस 18वें G20 शिखर सम्मेलन का अगर हम थीम की बात करें तो वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि विश्व ही एक परिवार है या फिर विश्व एक परिवार है, इस थीम के साथ ये यहाँ पर आयोजित हुआ था। तो ये चीजें समझने योग्य है। अच्छा, भारत से G20 की कमान मिली है ब्राजील को, यानी कि वर्तमान में जो G20 की कमान है ये ब्राजील के पास है। और इसके अतिरिक्त एक जानकारी और भी है, जो यहाँ पर भारत मंडपम को इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, इसी के बाहर नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। पूरी दुनिया में अगर हम बात करें नटराज की प्रतिमा की तो ये सबसे बड़ी प्रतिमा है जो कि भारत मंडपम के बाहर लगाई गई थी इसी दौरान, जो कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान। तो ये तमाम चीजों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे।
अगला चौथा प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के 14 उत्पादों का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि उत्तराखंड। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें पतंजलि आयुर्वेद की, जो इसका हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो उत्तराखंड में ही है। ये भी आपको समझना है। देखिए यहाँ पर तमाम बातों की हम चर्चा करेंगे, जैसे कि उत्तराखंड लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण पतंजलि की दिव्य फार्मेसी द्वारा बनाए गए 14 उत्पादों के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया है। ध्यान आपको रखना है, 14 उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को अभी हाल ही में उत्तराखंड लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा एक प्रकार से प्रतिबंधित किया गया है, रद्द किया गया है। देखिए यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि पतंजलि पर आरोप है कि उसने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 का बार बार उल्लंघन किया है। मतलब यहाँ पर उल्लंघन की बात करें तो भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित किया है बार बार, जिस वजह से इस प्रकार का खास करके घोषणा किया गया और इस तरह से ये लाइसेंस जो है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, वो रद्द किया गया है। अच्छा, जिस 14 उत्पादों को प्रतिबंधित किया गया है उनमें कुछ औषधियां हैं, और औषधियों की बात करें तो उनमें ब्लड प्रेशर, शुगर, आई ड्रॉप, खांसी, थायराइड जैसी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी शामिल हैं। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यही है कि भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के आरोप में ये लाइसेंस रद्द हुआ। ये चीजें आपको यहाँ पर समझना है। अच्छा, बात करें यहाँ पर हम पतंजलि आयुर्वेद की, तो आपको ध्यान रखना है पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले में स्थित एक औद्योगिक इकाई है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2006 में। तो ये तो रही बात यहाँ पर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, जो कि एक कंपनी है इसकी, ठीक है, स्थापित हुआ था 2006 में उत्तराखंड में हरिद्वार जिले में यह स्थापित है। अब यहाँ पर देखिए, पतंजलि नाम का एक मुनि भारत में हुए, और यहाँ से प्राचीन भारत के इतिहास में चीजों को आप पढ़ते हैं और एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल कर आती है। एक तो यहाँ पर जो चीजें हमने लिखा है इसे ध्यान से देखिए कि पतंजलि प्राचीन भारत के एक महान मुनि थे। यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं, जो तस्वीरें मीडिया वगैरह में खास करके नेट वगैरह में चल रही है, जो उपलब्ध है, वही हमने यहाँ पर आपको दिखाया है। तो पतंजलि प्राचीन भारत में एक महान मुनि थे। इन्होंने ही संस्कृत के महान ग्रंथ योग सूत्र की रचना की थी। संस्कृत के महान ग्रंथ योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो पतंजलि। और पतंजलि को लेकर जो प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, आपको ध्यान रखना है कि पतंजलि ने ही पाणिनि के अष्टाध्यायी पर अपनी टीका लिखी थी, जिसे महाभाष्य नाम दिया गया। यानी कि महाभाष्य जो पुस्तक है, जो कि पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पर ही आधारित है, इसके लेखक हैं पतंजलि। यानी कि अगर बात करें शॉर्ट में, तो महाभाष्य के जो लेखक हैं, जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, वो है पतंजलि मुनि। तो ये यहाँ पर आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न अराइज हुए हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे। अगला पांचवा प्रश्न है कि भारतीय सेना और पुतीन बालन समूह द्वारा कहाँ निर्मित हुए भारत के पहले संविधान पार्क या फिर संविधान उद्यान का उद्घाटन हाल ही में किया गया है? तो भारत का पहला संविधान पार्क का उद्घाटन अभी हाल ही में पुणे में किया गया। महाराष्ट्र में स्थान है पुणे, यहीं पर किया गया है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर हमने लिखा कि भारतीय सेना और पुतीन बालन ग्रुप द्वारा पुणे में भारत के पहले संविधान गार्डन या फिर संविधान उद्यान का निर्माण किया गया। और बात करें इसके उद्घाटन की, तो लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह द्वारा हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। आप यहाँ पर इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। अच्छा, इसके उद्देश्य की बात करें तो नागरिकों को उनकी नागरिक जिम्मेदारियों के बारे में बताना, साथ ही साथ इसके निर्माण से देश की युवा पीढ़ी संविधान से जुड़ेगी, कहीं ना कहीं यही इसका उद्देश्य है। और इस तरह से अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये ध्यान रखना है, ये भारत का पहला संविधान पार्क है। देखिए, संविधान की बात हुई और हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, पहला पॉइंट है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संविधान दिवस मनाया कब जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट आई होप आप सभी लोग जानते होंगे। देखिए, संविधान दिवस 2023 के थीम की बात करें, यानी कि जो इसका विषय है, इसकी बात करें, तो भारत लोकतंत्र की जननी, ये इसका निर्धारित थीम या फिर निर्धारित विषय था। अब यहाँ पर आगे देखें, भारतीय संविधान के जनक की बात करें तो भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और हाल ही में 14 अप्रैल 2024 को भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई है। कौन सी? तो 134वीं जयंती। अच्छा, भीमराव अंबेडकर के जन्म को लेकर कई बार एग्जाम में हमने देखा कि प्रश्न पूछा गया है। तो 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था, और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अच्छा, संविधान की बात हुई है,
भारतीय संविधान को लेकर कई जानकारी आपको ध्यान रखना है। ऐसे में कुछ पॉइंट यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है, इसे पढ़िए ध्यान से। आई होप ये तमाम बातों को आप लोग जानते होंगे। एक बार इसे देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक आयोजित हुई थी, ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को लागू किया गया 26 नवंबर 1950 को। भारतीय संविधान में अगर हम बात करें तो भारत किस रूप में वर्णित है, तो भारत राज्यों के संघ के रूप में वर्णित है। भारत के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो छोटा संविधान कहा जाता है, यह 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। और अगला है संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? देखते हैं कितने लोगों को पता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर हम हमें बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज छूट रहा है, जो जानकारी हम यहाँ पर आपको दे रहे थे दूसरे वाले पॉइंट में, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। लेकिन बाद में संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, जो कि बिहार के सिवान के रहने वाले थे, और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। अच्छा, सिवान के जीरादेई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, और जीरादेई को महात्मा गांधी ने अपने शब्दों में तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया था। अच्छा, भारत रत्न हाल ही में खबरों का विषय रहा है। आपको मैं बता दूं कि भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी 1954 में, जो शुरुआत की गई थी एक्चुअली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही किया गया था। तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं, खास करके अगर हम बात करें बीपीएससी एग्जाम की, जो कि जल्द ही आयोजित होने वाली है, अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं और घर बैठे अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस कोर्स को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर जो तमाम चीज़ें आपको दिख रही है, बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, ये तमाम चीज़ों का आप भरपूर लाभ उठा पाएंगे। इसी कोर्स में आपका करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज भी शामिल है, टेस्ट सीरीज भी है, जिसके माध्यम से घर बैठे आप अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे। आप ये जान पाएंगे कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। एक नॉमिनल सा चार्ज पे आप सभी के लिए उपलब्ध है। इसमें खास बात एक यह भी है कि जिस तिथि को आप ज्वाइन करेंगे तब से पिछला जो 1 साल का है वो आपको मिलेगा ही, और जिस तिथि को आप इसे ज्वाइन करेंगे तब से आगामी 1 वर्ष तक ये कोर्स आपका वैलिड रहेगा। ये तमाम चीज़ें जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, वो सभी चीज़ें हम आपको इसमें उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके माध्यम से आपकी बीपीएससी एग्जाम की जो तैयारी है वो औरों से बेहतर होगी। हजारों छात्र इस कोर्स को ज्वाइन किए हुए हैं, आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया, यानी कि डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है प्रतिमा सिंह, यानी कि विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि 2009 बैच की भारतीय राजस्व सेवा की वरिष्ठ अधिकारी प्रतिमा सिंह को हाल ही में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक और नियुक्ति हुई है, जो यहाँ पर हमने लिखा है कि इसके अतिरिक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर मोहम्मद रिहान को अगले 3 साल के लिए राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए, चर्चा हुई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, यहाँ से भी एक प्रश्न एग्जाम में रिपीट हुए हैं, कई बार रिपीट हुए हैं। देखिए, सबसे पहले ये ध्यान रखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा, यानी कि इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी इसकी स्थापना में। हालांकि 1921 में, यानी कि अगले वर्ष, इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। स्थापित हुआ था 1920 में, लेकिन 1921 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। अच्छा, अगर हम बात करें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आदर्श वाक्य की, तो आदर्श वाक्य है, आदमी को वो सिखाओ जो उसे नहीं आता है। यहाँ पर हमने इसे हिंदी में लिखा है, एक्चुअली में आपको वहां पर दिखेगा जब आदर्श वाक्य पढ़ेंगे इसके वेबसाइट पे जाके, तो वहां पर ये आपको उर्दू में दिखेगा। तो इसे मैंने गूगल ट्रांसलेटर के माध्यम से जब इसे ट्रांसलेट किया, तो ये मुझे दिखा कि आदमी को वो सिखाओ जो उसे नहीं आता है। तो मैंने इसमें रिसर्च किया, तो ये हमें दिखा। एक नया चीज यहाँ पर हम आपको बतला रहे हैं, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर हम आगे चलते हैं, आगे बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित एक जानकारी पिछले साल हमने आपको दिया था, अक्टूबर 2023 में।
दरअसल अक्टूबर 2023 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पहले नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी और इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान के नाम पर रखा गया। ये आपको ध्यान रखना है, एएमयू का पहला नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट था जिसको मंजूरी मिला था कब, तो अक्टूबर 2023 में। और ये किनके नाम पर आधारित है रखा गया है, तो सर सैयद अहमद खान के नाम पर। तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए फिलहाल स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला बनी है। इनका नाम है वैशाली रमेश बाबू। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का ए नहीं बल्कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आप इन्हें यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। आपको बता दूं कि भारतीय शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फीडे ने ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित किया है। अब यहाँ पर एक सवाल और अराइज हो जाता है कि कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली तीसरी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल किया है। तो इस लिहाज से ये वाले पॉइंट को खास करके जरूर आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो वैशाली रमेश बाबू, एक तो ये ध्यान रखिए तमिलनाडु चेन्नई के रहने वाले हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको पुनः बता दूं, अगर हम बात करें ग्रैंड मास्टर की तो सर्वाधिक ग्रैंड मास्टर का जो खिताब है वो तमिलनाडु के ही पास है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तमिलनाडु चेन्नई की वैशाली रमेश बाबू पिछले साल 2023 में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी थी, जो कि कोनेरू हेम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव इनके नाम है। ये यहाँ पर आपको इनसे संबंधित पॉइंट को ध्यान रखना, क्योंकि ये चीजें खबरों में अगर है तो यहाँ से इनसे रिलेटेड कई चीजें आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यहाँ पर आगे हमने एक जानकारी ये भी लिखा कि वैशाली रमेश बाबू फीडे विश्व कप 2023 के उप विजेता आर प्रज्ञानंदा की बहन है। और अगर हम भारत में बात करें, भारत के ग्रैंड मास्टरों की बात करें, तो शतरंज में ग्रैंड मास्टर का दर्जा पाने वाली यह पहली भारतीय भाई बहन की जोड़ी है, जो कि ये आप ध्यान रखिए आर प्रज्ञानंदा और वैशाली रमेश बाबू दोनों खास करके। एक तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए वैशाली रमेश बाबू 84वीं ग्रैंड मास्टर हैं, जो कि 2023 में भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर बने। और बात करें आर प्रज्ञानंदा की तो ये 50वें ग्रैंड मास्टर हैं भारत के। तो भाई बहन की जोड़ी के रूप में ये पहली जोड़ी है जो कि ग्रैंड मास्टर बनी है। तो ये चीजें आपको समझना है। अब यहाँ पर हम आगे बात करेंगे भारतीय ग्रैंड मास्टरों की सूची के बारे में, जो हालिया जानकारी है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 80वां ग्रैंड मास्टर बना है विघ्नेश एनआर, जो कि तमिलनाडु के हैं। 81वें की बात करें तो पश्चिम बंगाल के सायंतन दास। 82वें की बात करें तो 82वें ग्रैंड मास्टर तेलंगाना के वोपल्ला प्रणीत। 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं महाराष्ट्र के आदित्य सामंत। और 84वें को लेकर अभी हम आपको जानकारी दे देते हैं तमिलनाडु के वैशाली रमेश बाबू। तो ये चीजें यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए। अगला 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में मई 2024 में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी करेगा। तो अपना देश भारत इसकी मेजबानी करेगा कब, तो मई 2024 में। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो ये एग्जैक्ट डेट है 20 से 30 मई 2024। आइए यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र के माध्यम से केरल के कोची में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक की मेजबानी करेगा। ये मेजबानी भारत द्वारा किया जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अच्छा यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जो डेट हमने आपको बताया है ये डेट आपको ध्यान रखना है। जब ये आयोजित हो जाएगा और यहाँ से कई प्रकार की चीजें निश्चित तौर पर निकल कर सामने आएगी हैं, तब हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। फिलहाल यहाँ पर इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखिए। कब आयोजित होना है, तो 20 से लेकर 30 मई 2024 तक। अगला यहाँ पर हमारा नवा प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने आगामी टी20 क्रिकेट विश्व कप के लिए निम्नलिखित में से किन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अभी नियुक्ति हुई है युवराज सिंह की। हालांकि इनसे पहले दो और लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एक तो आपको ध्यान रखना है, रिसेंटली हमने जानकारी दिया था उसेन बोल्ट को बनाया गया था, इससे पहले क्रिस गेल को। यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं कि क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी। तो आईसीसी ने भारत के दिग्गज पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को आगामी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आप यहाँ पर युवराज सिंह को तस्वीर में देख सकते हैं। यहाँ पर हमने आगे लिखा है कि हालांकि इससे पहले आईसीसी ने क्रिस गेल यानी कि वेस्टइंडीज के क्रिस गेल और जमैका के उसेन बोल्ट को ये पुरुष टी20 विश्व कप यानी क्रिकेट विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था।
ये चीज़ें आपको हमने इसी सीरीज में बताया है। अच्छा, बात करें हम पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप की, तो 2024 में ये आयोजित होगा 1 से लेकर 29 जून 2024 तक वेस्ट इंडीज और अमेरिका की मेजबानी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, आप इसे ध्यान रखेंगे। देखिए, बात हो रही है टी20 वर्ल्ड कप की, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि पहला पुरुष आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप या फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2007 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। और आपको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान को हराकर भारत इसका विजेता बना था। ये रही बात यहाँ पर पुरुष कैटेगरी में। लेकिन ये तो बात रही यहाँ पर वर्ल्ड कप की। एक वर्ल्ड कप के रूप में देखें तो 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी टी20 वर्ल्ड कप की। लेकिन टी20 मैच जो खेला गया था पहली बार, ये 2005 में खेला गया था। ये भी ध्यान रखें। तो यहाँ पर ये रही बात यहाँ पर पुरुष वर्ग के बारे में टी20 वर्ल्ड कप की। लेकिन टी20 वर्ल्ड कप को महिला दृष्टिकोण से देखें तो जून 2009 में इंग्लैंड की मेजबानी में ये आयोजित हुआ था और न्यूजीलैंड को हराकर इंग्लैंड ने इस खिताब को पहली बार अपने नाम किया था। ये चीजें आप लोग ध्यान अवश्य रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कोलकाता भारत की किस महिला इतिहासकार, लेखिका व पत्रकार को लंदन विश्वविद्यालय ने हाल ही में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? इनका नाम है श्रावणी बसु। यहां पर आप देख सकते हैं विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। दरअसल श्रावणी बसु को हाल ही में लंदन विश्वविद्यालय ने साहित्य के क्षेत्र और साथ ही साथ ब्रिटिश भारतीय इतिहास के अध्ययन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। मूल रूप से देखें तो श्रावणी बसु कोलकाता भारत में जन्मी इतिहासकार, लेखिका और एक पत्रकार है। हालांकि 1987 से वे लंदन में रहकर वहां पर कार्य कर रही है। तो इनको लेकर ये चीजें आपसे पूछे जा सकते हैं, ये चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बात करें हाल ही में जो मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, ऐसे में एक जानकारी हमने तेलुगु अभिनेता रामचरण को लेकर दिया था। दरअसल यहाँ पर इसी पॉइंट को हमने लिखा कि हाल ही में वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज पल्लावरम चेन्नई तमिलनाडु के 14वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में तेलुगु अभिनेता रामचरण को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। आप रामचरण जो कि तेलुगु अभिनेता है, इन्हें आप जानते होंगे, तस्वीर में भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, इससे पहले 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मॉरिशस विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। किन्हें? तो भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। तो ये प्रश्न है कि किस तिथि को हाल ही में ऑपरेशन फॉर द प्लेनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस थीम के साथ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? इस प्रश्न के करेक्ट आंसर की बात करें तो प्रत्येक वर्ष जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है ये 3 मई को, और 3 मई 2024 को रिसेंटली ये मनाया गया है। और यहाँ पर वही चीजें लिखी गई है कि प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 2024 को लेकर जो इसका थीम है, ग्रह के लिए प्रेस, पर्यावरण संकट के दौर में पत्रकारिता, यानी कि ऑपरेशन फॉर द प्लैनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस, ये 2024 का इसका निर्धारित थीम है। थीम को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस वर्ष की बात में 2024 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का ये 31वां संस्करण मनाया जा रहा है या फिर मनाया गया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया था, और तब से प्रत्येक वर्ष ये 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता आ रहा है। अगला 12वां प्रश्न है कि 11वीं भारत न्यूजीलैंड संयुक्त व्यापार समिति की, यानी कि जेटीसी की बैठक निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया है? तो करेक्ट आंसर है ये अभी हाल ही में न्यूजीलैंड में ही आयोजित किया गया है। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, ये 26 से लेकर 27 अप्रैल को ये आयोजित हुआ है। ये इसका 11वां बैठक था, जो कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच संयुक्त व्यापार समिति की जो बैठक होती है, ये 11वीं बैठक थी। तो ये चीजें आज के इस वीडियो में आपको मैंने जानकारी दिया, सभी को ध्यान रखिएगा। आप लोग चाहें तो इसका नोट जरूर तैयार कीजिएगा डेली बेसिस पर। अगर आप नोट नहीं तैयार कर सकते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप पर वो तमाम चीजें आपको उपलब्ध कराई जाती है, आप वहां से ले सकते हैं। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि IQ एयर की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है? पिछले वीडियो में हमने आपको जानकारी दिया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे, हमें बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग इच्छुक हैं इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नो डाउट, मैं आपको बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये नॉमिनल सा चार्ज पर आपके लिए उपलब्ध है। ये तो साल भर के लिए, आप चाहे तो 6 महीने 3 महीने के लिए भी ले सकते हैं। आपको जैसा भी सहूलियत हो आप ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बरकरार रख सकते हैं। देखिए, आप लोगों को मैं बार बार यही बोलता हूँ कि एक नॉमिनल सा चार्ज पे आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है,
तो आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाइए। आप लोग इतना खर्चा करते हैं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जो चीज़ों को लेकर आप लोग अस्त व्यस्त रहते हैं, कभी यहाँ से पढ़ लिए, कभी वहाँ से पढ़ लिए, तो ऐसा मत कीजिए। एक जगह पर केंद्रित रहिए, निश्चित तौर पर वो चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देगा। जहाँ से भी आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़िए। देखिए, हम जो चीज़ें आपको रेगुलर वे में दे रहे हैं, निश्चित तौर पर हमें लगता है कि हम आपको बेहतर दे रहे हैं। हज़ारों लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इच्छुक हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, बीएम ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।